हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताजा खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। यूयू ललित बने 49वें सीजेआई। 74 दिन के कार्यकाल में निपटाने होंगे 492 संवैधानिक मामले, 3 न्यायिक सुधारों का वादा किया। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने शुक्रवार को रिटायर हो गए हैं और दोस्तों उनकी जगह जस्टिस यूयू ललित ने 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली है। वही दोस्तों, जस्टिस ललित इसी साल 8 नवंबर को रिटायर होंगे। वही दोस्तों, आपको बता दें कि सीजेआई के तौर पर उनका कार्यकाल सिर्फ 74 दिन का होगा और दोस्तों इस दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लंबित 492 संवैधानिक मामलों को निपटाने की चुनौती होगी। वही दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार 26 अगस्त तक कोर्ट में 71,411 अन्य मामले लंबित है और दोस्तों इनमें आर्टिकल 370, नोटबंदी, सीएए, इलेक्ट्रल बॉन्ड, यूएपीए, सबरीमाला जैसे कई केस शामिल है। वही दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से पहली बार सीजेआई रमन्ना के काम के आखिरी दिन की कार्रवाई को लाइव किया गया। वही दोस्तों, विदाई समारोह के पहले कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों से चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे लिस्टिंग और पोस्टिंग के मुद्दों पर ध्यान न देने के लिए खेद है और भारतीय न्यायपालिका लोकतंत्र की लहरों के साथ चलती है, इसे एक आदेश या निर्णय से परिभाषित कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। केरल के राज्यपाल से छीन गए अधिकार, सीएम के खिलाफ शिकायत पर नहीं ले सकेंगे फैसला, करप्शन से बचने के लिए बदल गए नियम। तो दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम में भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई से बचने के लिए सरकार ने राज्यपाल की शक्तियां कम कर दी है। तो दोस्तों, इस बारे में विधानसभा की विचार समिति ने लोकायुक्त संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है। वही दोस्तों, संशोधन के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत होने पर राज्यपाल के पास फैसला लेने का अधिकार नहीं होगा। वही दोस्तों, यह अधिकार अब विधानसभा को दे दिया गया है और दोस्तों जबकि मंत्रियों के खिलाफ रिपोर्ट आने पर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे और विधायकों के खिलाफ शिकायत का फैसला विधानसभा अध्यक्ष लेंगे। हालांकि दोस्तों, जनसेवक के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत होने पर अपीली अधिकारी कौन होगा, इसका फैसला नहीं हुआ है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि विधेयक पास होने के बाद सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव बढ़ सकता है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद इस बारे में पहले से ही वाम सरकार को चेतावनी दे चुके हैं और उन्होंने कहा था कि वह विधानसभा द्वारा पारित उन विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जो संविधान की भावना और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बंगाल के घोटालों पर बीजेपी नेता का बयान, दिलीप घोष बोले वो दिन दूर नहीं जब टीएमसी नेता सार्वजनिक तौर पर पिट जाएंगे। तो दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने शुक्रवार को टीएमसी पर एक विवादित बयान दिया है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल टीएमसी नेता को सार्वजनिक रूप से पीटा जाएगा और दोस्तों यह बात उन्होंने राज्य में कई विरोध रैली को संबोधित करते हुए कही है और दोस्तों घोष ने कहा है कि टीएमसी नेता को पशु तस्करी और एसएससी घोटालों सहित कई मामलों में शामिल होने पर जनता में आक्रोश है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य के लोग इस भ्रष्ट टीएमसी शासन से तंग आ चुके हैं और वे जल्द ही घोटाले में शामिल होने पर जनता के गुस्से का सामना करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पहले भी घोष विवादित बयान दे चुके हैं और उन्होंने सौगत रॉय के लिए भी कहा था कि उस बयान के लिए जूतों से पिट जाएंगे जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के आलोचकों के बारे में कुछ कहा था और इसके जवाब में रॉय ने कहा था कि भाजपा नेता के पास औपचारिक शिक्षा का अभाव है और वह तृणमूल के संपर्क में है क्योंकि भाजपा में अब उनकी पुष्ट नहीं हो रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। प्रयागराज में गंगा में बाढ़, सड़कों पर मगरमच्छ, काशी में गलियों में दाह संस्कार, यमुना का लेवल बढ़ने से कानपुर बांदा हाईवे पर ट्रैफिक बंद। तो दोस्तों, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में गंगा यमुना उफान पर है और प्रयागराज में यमुना गंगा दोनों खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं दोस्तों, प्रयागराज में शनिवार सुबह गंगा के सट्टे सलौरी इलाके में मगरमच्छ सड़कों पर आ गए। वहीं दोस्तों, 10 से 12 फीट लंबे मगरमच्छ को देखकर लोग डरकर छतों पर चढ़ गए। वहीं दोस्तों, इलाके में सभी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। वहीं दोस्तों, वन विभाग की टीम आई तो मगरमच्छ को पकड़ने में उनके पसीने छूट गए और दोस्तों काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़कर वापस गंगा में छोड़ा गया। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि वाराणसी में इससे पहले 9 सितंबर 1978 को सबसे ज्यादा बाढ़ आई थी और उस दिन गंगा का जल स्तर 73.901 मीटर दर्ज किया गया था और दोस्तों गंगा में आई बाढ़ और वरुणा के उफनाने के कारण शहर से लेकर गांव तक अब तक तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं दोस्तों, केंद्रीय जल आयोग का मानना है कि अभी जल स्तर के स्थिर होने की संभावना नहीं है और चंबल सहित अन्य नदियों में आई बाढ़ के कारण वाराणसी में अभी गंगा का जल स्तर और बढ़ेगा, यानी अभी खतरा और है। इसी के
साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। प्योर ईवी ने लॉन्च की अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक। एट्रिस 350 में मिलेगी 140 किमी की रेंज, मिलेंगे 3 कलर ऑप्शन। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक दो पहिया निर्माता कंपनी प्योर ईवी ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बाइक एस्ट्री 350 लॉन्च की है। तो दोस्तों इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 1,54,999 लाख रुपए है। तो दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल इस ई बाइक को मेट्रो सिटी और टियर 1 सिटी में भी बेचा जाएगा और दोस्तों बाद में कंपनी से देश भर के 100 डीलरशिप के जरिए बेचेगी। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस ई बाइक में इकोनॉमिकल और हाई परफॉर्मेंस मोड दिए हैं, जिससे ट्रैवल को अपने हिसाब से बेहतर कर सकते हैं। और प्योर एस्ट्री 350 इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल को 3 कलर ऑप्शन रेड, ब्लैक और ब्लू में लॉन्च किया गया है। और दोस्तों इस बाइक को हैदराबाद के प्लांट में डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया है। वही दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद की ईवी कंपनी प्योर ईवी इंडिया मार्केट में ई ट्रांस, ई प्लूट और ई टायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर भी बेचती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बदलने वाले हैं आरएसएस से जुड़े संगठन। संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर 40 संगठनों में बदलाव, आधुनिक तरीके अपनाए जाएंगे। तो दोस्तों 25 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो दोस्तों इस मौके पर संघ अपने 40 से अधिक अनुसंगठित संगठनों का पुनर्गठन करेगा। वही दोस्तों आपको बता दें कि डिजिटल युग और बदले भौगोलिक तथा आर्थिक परिवेश के मुताबिक इनकी संरचना, स्वरूप और दायित्व में बदलाव होगा और यह प्रक्रिया सितंबर 2022 से 3 साल तक चलेगी। वही दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के हित को लेकर काम करता है, लेकिन दोस्तों मजदूरों की स्थिति में पहले के मुकाबले काफी बदलाव हुए हैं और उनके सरोकार भी बदले हैं। वही दोस्तों इस लिहाजा से भारतीय मजदूर संघ को बदला जाएगा और इसी तरह किसानों के सरोकार भी बदले हैं। वही दोस्तों खेती का प्रारूप भी बदल गया है और किसानों की जरूरतें बदली है, लेकिन भारतीय किसान संघ के काम का डरा पुराना ही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती, स्वदेशी जागरण मंच, वनवासी कल्याण आश्रम तथा हिंदू जागरण मंच, हिंदू स्वयं सेवक संघ, विवेकानंद केंद्र, विद्या भारती, सहकार भारती आदि यह संघ के प्रमुख अनुसांघिक संगठन संघ है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आजाद के बाद मनीष तिवारी के भी बगावती तेवर, बोले मैं कांग्रेस में किरदार नहीं हिस्सेदार हूँ, धक्के मारकर निकालोगे तो देखा जाएगा। तो दोस्तों गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफे के एक ही दिन बाद अब पंजाब के आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बगावती तेवर दिखाए हैं। तो दोस्तों शनिवार को उन्होंने कहा है कि हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैंने 42 साल इस पार्टी को दिए हैं और जिन लोगों ने पत्र लिखे हैं उन्होंने मुझसे ज्यादा समय पार्टी को दिया है। इस संस्था में हम किरदार नहीं हिस्सेदार है, आप धक्के मारकर निकालने की कोशिश करोगे तो देखा जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि मनीष तिवारी ने कहा है कि मैं गुलाम नबी आजाद पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं, उनके पत्र के गुण दोष में नहीं जानता, वह समझाने की सबसे अच्छी स्थिति में होंगे, पार्टी के बारे में ज्ञान हास्यास्पद है और हम में से 23 लोगों ने 2 साल पहले सोनिया गांधी को लिखा था कि पार्टी की स्थिति चिंताजनक है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उस पत्र के बाद कांग्रेस सभी विधानसभा चुनाव हार गई और अगर कांग्रेस और भारत एक जैसी सोच रखते हैं तो लगता है कि दोनों में से किसी एक ने अलग अलग सोचना शुरू कर दिया है। वही दोस्तों आपको बता दें कि इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए प्रयास करेंगे और हम उनसे अनुरोध करेंगे और कहेंगे कि हम उनके पीछे खड़े हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इस्तीफे के बाद आजाद ने कहा है कि वे जम्मू कश्मीर वापस जाएंगे और नई पार्टी बनाएंगे और उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार में मेरा रिलेशन ठीक है, मैंने लेटर में जो भी लिखा है वो कांग्रेस के लिए लिखा है। इधर आजाद के इस्तीफे देने के बाद जम्मू कश्मीर में 5 पूर्व विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। चुनावी डेटा पर एडीआर का खुलासा, नेशनल पार्टियों ने 17 साल में अज्ञात स्रोतों से जुटाए 15,000 करोड़ रुपए, कमाई में कांग्रेस टॉप पर। तो दोस्तों नेशनल पार्टियों ने साल 2004 से 2005 और 2020 से 21 के बीच अज्ञात स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए हैं। तो दोस्तों यह खुलासा एडीआर की रिपोर्ट में हुआ है। तो दोस्तों इसमें कांग्रेस की 178 करोड़ रुपए की इनकम के साथ टॉप पर, जबकि 100.50 करोड़ की इनकम के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर है। वही दोस्तों आपको बता दें कि एडीआर ने 8 नेशनल और 27 रीजनल पार्टियों के इनकम टैक्स रिटर्न और चुनाव आयोग को दाखिल दान से जुड़े डिटेल्स का एनालिसिस किया है। वही 8 नेशनल पार्टियों का अज्ञात स्रोतों से 426.742 करोड़ रुपए और 27 रीजनल पार्टियों का अज्ञात स्रोत से 263.928 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। वही दोस्तों आपको बता दें कि अज्ञात स्रोत पार्टी की इनकम का वह जरिया होता है जिसे इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया तो जाता है, लेकिन 20,000 रुपए से कम दान देने वाले को खुलासा
असर नहीं होता है। और दोस्तों इसमें कूपन सेल, पर्स मनी, रिलीफ फंड, अपनी इच्छा से दान, मोर्चा और मीटिंग में आने वाला चंदा शामिल होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह पार्टी को चंदा देने वालों की जानकारी मौजूद नहीं होती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द, राज्यपाल ने चुनाव आयोग को सिफारिश पर लिया फैसला, चुनाव लड़ने को लेकर निर्णय नहीं। तो दोस्तों झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो दोस्तों सूत्रों के अनुसार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर राज्यपाल के सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा कर दी गई है। वही दोस्तों सोरेन के सीएम रहते हुए खदान लीज का पट्टा लेने के मामले में चुनाव आयोग ने गुरुवार को राज्यपाल से उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। वही दोस्तों आपको बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले की राय ली थी। तो दोस्तों उन्होंने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ आयोग के लीगल एक्सपर्ट व अन्य बड़े अधिकारियों से भी बात की है और उसके बाद फैसला लिया है। हालांकि दोस्तों सोरेन को चुनाव लड़ने के लिए आयोग घोषित करने के मामले में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वही दोस्तों आपको बता दें कि राजभवन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। तो दोस्तों आपको बता दें कि फरवरी को पूर्व सीएम रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी के एक डेलीगेशन ने गवर्नर से मुलाकात की थी और बीजेपी ने राज्यपाल से सीएम सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। तो दोस्तों बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सीएम सोरेन ने पद पर रहते हुए रांची के अनगढ़ा में 88 डिसमिल पत्थर माइनिंग लीज लिया है। और दोस्तों बीजेपी का आरोप है कि यह लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपी 1951 की धारा 9A का उल्लंघन है। और दोस्तों गवर्नर ने बीजेपी की यह शिकायत चुनाव आयोग को भेज दी थी। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।